अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पीछे से रूही के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रूही पीछे मुड़ी तो उसने देखा सामने पूर्वी, सत्यम जी और साक्षी खड़े थे। वो एकदम उनको देखकर शौक में चली गई। उसको अंदाजा भी नहीं था यहाँ सबसे सामना हो जाएगा। पूर्वी ने उसे देखते ही गले लगा लिया और बोली, कहाँ थी तू रोज? जानती है कितना ढूंढा पर तू तो बिना बताए आ गई, वो भी इतना झूठ बोलकर। भला कोई ऐसा करता है? देखा जीत, कितनी सयानी हो गई है हमारी रूह। सही कह रही हो आप, इससे पूछो आप ही। पर दी आप यहाँ? हाँ, वो दिलजीत का फ़ोन नहीं लग रहा था कई दिनों से, इसी चक्कर में हेड क्वार्टर फ़ोन किया। वहाँ से पहले तो वो कुछ बता नहीं रहे थे, पर काफ़ी ज़ोर देने के बाद उन्होंने बताया कि वो यहाँ हैं। साक्षी सीधे दिलजीत के पास पहुंची और बोली, कैसा है बेटा? दिलजीत के शब्द गले में ही अटक गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी की माँ है जो उसके पास है। कब से तरस रहा था बेटा सुनने को। वो हिम्मत जुटाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, पर आप मेरे लिए यहाँ तक आई। पापा आप भी, आप दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ और नहीं तो क्या करते हम? तू हमें कब तक ऐसे ही परेशान करेगा? जब तक छोटा था तब तक मनमानी करता था तो ठीक भी था, पर अब? पीछे से आते सत्यम जी ने कहा और आकर उसे गले से लगा लिया। साक्षी जी ने कहा, इसी का तो डर था, लो वही हो गया, इसलिए मना किया था, पर सुनता कहाँ है तू हमारी। तुझसे ये नौकरी ज्वाइन करने के लिए मना किया था, पर तू। हाँ देख क्या हालत हो गई है तेरे पीछे से, सत्यम ने कहा। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आप सबको देखकर और ठीक हो गया। अब तो मुझसे नाराज़ नहीं है ना आप? अपने बच्चों से क्या कोई नाराज़ होता है, तू ये बता। माँ मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, आज मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। पूर्वी ने भी साइड से गले लगते हुए कहा। उसके बाद उसने रूही की तरफ देखा और कहा, पर तू यहाँ कैसे? तभी पूर्वी की नज़र अभय पर गई। उसने कहा, अभय? वही तो दी, इतनी देर से पूछ रहा हूँ पर ये कुछ बता ही नहीं रही है। रूही ने साक्षी और सत्यम की तरफ देखा तो उनकी आंखों में दूर दूर तक भी उसके लिए कोई भावना नहीं दिख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो पूर्वी और दलजीत का क्या जवाब दें। वो सच बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी उसकी बात पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं। एक बार पहले ही माँ ने घर से निकाल दिया था, कहीं फिर वो अपनों की नज़रों में ना गिर जाए। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अभय की तरफ गई। उसके दिमाग में एक बात आई और वो बोली, मैंने शादी कर ली। शादी? सबने एक साथ अचंभे से कहा। अभय ने सुना तो उसको भी धक्का लगा। वो सोचने लगा, इसने शादी कर ली और ये बात मुझे पता भी नहीं। ये सुनकर उसके दिल में खलबली सी मच गई। पर किससे? अभय ने मन में सोचा, कहीं ईशांत से तो नहीं? तभी उससे इतना मिलती है, लेट नाइट तक घर आती है। वो मैंने कहकर उसने अभय की तरफ बढ़ी और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, इनसे, अभय जी से। सबने एक साथ कहा, क्या अभय से? हाँ इनसे। अभय ने ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सी गई। वो जैसे कुछ बोलने वाला था, रूही ने एकदम से चीटी काटी और उसे आंख दिखाकर चुप होने का इशारा किया। घर वाले तो शौक में थे ही, साथ में अभय भी शौक में चला गया। इसने मुझसे शादी कर ली और मुझे ही पता नहीं चला। रूही क्या ये सच है? सत्यम ने गुस्से से पूछा। आखिर क्या कसर रह गई थी हमारे प्यार में जो तुमने हमें बिना बताए ये सब कर लिया? मैं जानती थी आप सब कभी मानते नहीं, इसलिए। पूर्वी ने कहा, इसलिए रूही, तुझे क्या हम पर इतना ही भरोसा था? एक बार तू कहती तो सही मुझसे। साक्षी ने कहा, क्या सच में रूही तूने शादी कर ली? हाँ माँ। साक्षी ने ये सुना तो उसे कसकर एक थप्पड़ मारा और बोली, बस इसी की कमी थी, सही इनाम दिया है तूने हमें। नहीं, पर सही भी है, और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? रूही के आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने उफ तक नहीं किया, चुपचाप सबकी सुनती रही। रूही को यूं थप्पड़ पड़ना अभय को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर वो चुप इसलिए था कि जब रूही कुछ नहीं बोल रही है तो वो कैसे बोल सकता है। पूर्वी और दिलजीत को भी साक्षी का यूं हाथ उठाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूर्वी एकदम से रूही के पास आई और बोली, माँ शायद रूही ने इसी डर से हमें ये बात नहीं बताई हो। दिलजीत ने कहा, हाँ आप दोनों उससे कुछ मत कहो, अब मैं उसको खोना नहीं चाहता, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर वो इसमें खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। हाँ माँ, पापा जी सही कह रहा है, और अभय कोई ख़राब लड़का नहीं है। पर अभय, शादी ब्याह घर वालों की मर्जी से हो तो सही रहता है। माना रूही बच्ची है, पर तुम तो समझदार हो।
अभय चुपचाप सब सुन रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था रूही के इस झूठ के पीछे कोई बड़ी बात तो है, वरना वो कभी ये झूठ नहीं बोलती। हाँ अभय, दी सही कह रही हैं, पर फिर भी तुमने ये कदम उठा लिया है तो हम अब तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन माँ पापा, आप दोनों से ये उम्मीद है, आप इस रिश्ते को हमारी तरह अपना लो, दिलजीत ने कहा। हमें तो तुम बच्चे कभी समझ नहीं आएंगे, जब देखो तब अपनी चलाते हो। रूही चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। तभी दिलजीत ने कहा, अभय, क्या तुम्हारे मम्मी पापा इस शादी के बारे में जानते हैं या फिर वो भी अनजान हैं? अभय ने बिना सोचे समझे नामे गर्दन हिला दिया। पूर्वी ने कहा, क्या उनको भी नहीं पता? आखिर कब तक ये बात छुपाओगे? उनको पता चलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा। बेहतर यही है कि तुम उनको भी सब सच बता दो। रूही ने कहा, दी हमें कुछ टाइम चाहिए, पर जब तक हम किसी को इस सच के बारे में नहीं बताते तब तक ये बात बस हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। तभी डॉक्टर ने आकर दिलजीत का चेकअप किया और बोले, अब ये ठीक है, अब आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। पर हाँ, मैं कुछ मेडिसिन दूंगा, वो टाइम पर लेनी होगी। फिर वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो ठीक है, पर तुम घर चल रही हो ना? पूर्वी ने कहा। साक्षी ने कहा, ये हमारे साथ उस घर नहीं जाएगी। अगर ये वहाँ गई तो मैं वहाँ नहीं रहूँगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, ये रूही है जिसे आप लाडो कहे कहे नहीं थकती थी। ऐसा क्या कर दिया इसने जो आप, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी, साक्षी ने कहा। सत्यम ने साक्षी को रोकते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूर्वी रूही और समीर के बारे में जाने। पूर्वी, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं और ये इसकी पहली गलती नहीं है जो माफ़ कर दें हम। पहली गलती से क्या मतलब? पहली गलती ये नहीं तो कौन सी है? मतलब, असमंजस में पूर्वी ने पूछा तो रूही सत्यम जी के बोलने से पहले ही बोली, दी सही कह रही हैं माँ, वैसे भी शादी के बाद कौन बेटी अपने मायके में रहती है? मैं अभय जी के घर पर ही रहूँगी। और आप ही तो चाहते हो कि इनके माँ पापा को सब सच पता चले, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ रुकना है और मैं आपसे मिलने आऊँगी ना जब सब सही हो जाएगा। दिलजीत ने तभी कहा, लेकिन ऐसे तुझे, आप मेरी टेंशन मत लो भैया, कहकर उसने अभय का हाथ पकड़ा और बोली, ये है ना मेरे साथ, बिल्कुल आप जैसा ध्यान रखते हैं। आप मेरी टेंशन मत लो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, फिर हम दिलजीत को लेकर दिल्ली जा रहे हैं और वो घर भी तुम्हारा है। अगर हमारी याद आए तो मिलने आ जाना, पूर्वी ने कहा। दिलजीत बीच में ही बोल पड़ा, मैं भी घर नहीं जा सकता, ऑन ड्यूटी हूँ, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। मेरे साथ देव आया होगा ना? अभय ने जवाब दिया, हाँ वो बाहर ही हैं, मुझे उसके साथ वापस जाना होगा। आई एम स्टिल ऑन अ मिशन, शरीर से घायल हुआ हूँ, दिलो जान से नहीं। आई हैव टू बी देयर, चाहता तो मैं भी हूँ कि आप लोगों के साथ चलूँ, पर अभी नहीं जा पाऊँगा। आप चाहो तो आपको रुकने का इंतज़ाम करवा देता हूँ यहीं। नहीं बेटा, काम की मजबूरी समझते हैं, पर तू अपना ध्यान रखना। हम तुझसे मिल लिए, तुझे सही सलामत देख कर दिल खुश हो गया। अब रुक कर यहाँ क्या फ़ायदा, तू भी काम पर चला जाएगा, हम कहीं होटल में। इससे अच्छा तो हम घर ही चले जाएंगे, पर तू वादा कर मिशन कंप्लीट करके जल्द घर लौटेगा। बिल्कुल पापा, ये भी कोई कहने की बात है। तभी देव ने आकर कहा, चले सर? हाँ चलो, कहकर दिलजीत सबसे बारी बारी मिला। फिर वो रूही के पास आया और उसको गले लगाते हुए बोला, जो गलती पहले कर चुकी हो वो दोबारा मत करना, अब इस भाई से कभी दूर मत जाना। रूही ने हामी भरी। दिलजीत ने उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद दिलजीत अभय के पास आया और बोला, अपनी बहन को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन को तुम पर बहुत भरोसा है और उसके भरोसे पर मुझे। उसके बाद दिलजीत देव के साथ चला गया। उसके जाने के बाद पूर्वी भी उन दोनों से मिली। वो रूही को ऐसे छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर हालात को समझते हुए उसका वहीं रुकना सही समझा। उसके बाद पूर्वी सत्यम और साक्षी के साथ दिल्ली के लिए निकल गई। उनके जाने के बाद अभय का सब्र जवाब दे चुका था। उसने उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ लाते हुए उसको अपनी तरफ करते हुए कहा, अब ये क्या ड्रामा है? झूठ क्यों बोला? क्यों? झूठ तुम ही बोल सकते हो, मैं नहीं। मैंने कब झूठ बोला? और तुम्हारे जितना बड़ा झूठ? तुम तो सफ़ेद झूठ बोल रही हो। ईसा, भूल गए क्या उसके सामने क्या कहा था? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ वो तो नॉर्मल था, पर रूही, गर्लफ्रेंड और वाइफ में फ़र्क होता है, पता है ना तुम्हें? कुछ फ़र्क नहीं होता और अब मेरा साथ देना होगा, समझे? अगर नहीं दूँ तो मैं ईसा को सब सच बता दूँगी। बता दो, मैं कौन सा डरता हूँ। पक्का, ठीक है, कहकर उसने ईसा को फ़ोन मिलाया। बेल गई। अभय ने एकदम से उसके हाथ से फ़ोन पकड़ा और बोला, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं, तुम्हें यही लगता है ना मैं कुछ नहीं कर सकती, तो लो।
उधर से आवाज़ आई, हेलो कौन? अभय और रूही फ़ोन पकड़े लड़ रहे थे। वो बोली, मैं रूही, और सुनो अभय जी अपने पापा के घर पर हैं। इतना ही कहा था कि अभय ने फ़ोन काट दिया और बोला, तुम क्या पागल हो? वो लड़की पागल है, इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है और तुम फिर पीछे लगा रही हो। हाँ तो अगर नहीं चाहते हो तो मेरे इस प्लान में साथ दो, रूही बोली। तुम मुझे धमका रही हो? कुछ ऐसा ही समझ लो, अभय ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो और ये सब मुझे पाने के लिए? पसंद और तुम्हें, कहकर रूही हंसी। क्यों, क्या खराबी है? खराबी ही खराबी है, ये पूछो क्या अच्छा है? क्या बताना ज़रा, रूही ने वहाँ से जाते हुए कहा। कभी फुर्सत में बताऊंगी, अब घर चलें, सब वेट कर रहे होंगे। वो जैसे ही घर पहुँचे सभी सामने हाल में ही बैठे थे। रूही को देखते ही तुरंत विराट जी ने कहा, बेटा अब कैसे हैं तुम्हारे भैया? अंकल जी अब वो ठीक हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए। चलो ये तो अच्छा है, पर तुम उनको घर क्यों नहीं लाई? ऐसी हालत में कहाँ हैं वो? अंकल वो इस टाइम उनका अपनी यूनिट जाना ज़्यादा ज़रूरी था, फ्री होते ही आएंगे, यहाँ भी ड्यूटी पर थे इसलिए वहीं से चले गए। अब जो भी होना होगा उनका आर्मी हॉस्पिटल में हो जाएगा। गायत्री जी ने कहा, भगवान का शुक्र है कि वो ठीक है, पर ये क्या, कहाँ जा रहा है तू चंदू? माँ बहुत थक गया हूँ, नींद भी आ रही है, सोने जा रहा हूँ रूम में। और कहाँ? अरे पहले कुछ खा तो ले, शाम से अब आया है, खा ले फिर सो जाना। नहीं माँ आप रूही को खिलाओ, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है अभी, कहकर वो चला गया। ये लड़का भी ना। ऋषभ अभय के पीछे पीछे उसके रूम में आया और मुस्कुराकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या क्या करके थक गए हो भाई? आप क्या करके आए हो ऐसा? अभय ने उसको गले से पकड़ा और दीवार से सटाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगा है तू? बड़ा हूँ तुझसे, कम से कम उसका तो लिहाज कर लिया कर। और क्या डबल मीनिंग बातें करता रहता है? रुक बताऊँ मम्मी पापा को क्या बोल रहा है तू? अरे भाई मम्मा मजाक मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। गला तो छोड़िए, खांसते हुए वो बोला, मामी को बताने से पहले कहीं मैं टपक ही ना जाऊँ। इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगर फिर मजाक किया ना तो देख लेना। फिर कहकर वो जाने लगा। तभी ऋषभ फिर बोला, भाई वो तो सुन लो, सो आपको बताने आया था, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो इस सब बातें बाद में रिसू, अभी जाने दे, नींद आ रही है, कहकर वो बेड पर औदा ही लेट गया। भाई अब तो भगवान बचाए आपको, मैंने तो आगाह करने की कोशिश की पर आपने तो सुननी ही नहीं है। गॉड ब्लेस्ड यू आगे आने वाली मुसीबत से। रूही अपने रूम में आई तो उसे टीना पहले से ही वहीं बैठी मिली। उसने कहा, अब कैसे है तेरी भाई की तबीयत? हाँ वो अब ठीक है। वैसे आज उन्होंने इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो खुश तो बहुत हुए होंगे, वो है ना? रूही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्होंने तुझसे पूछा नहीं तू कहाँ थी इतने दिन? पता है जब रिशु भाई मामी को बता रहे थे तब मुझे सुनकर तेरी हालत समझ तो आ ही गई थी। बता दिया तूने उन्हें सब क्या? नहीं, तू तो मेरी हालत समझ ही रही है ना, कैसे बता देती मैं उन्हें सब कुछ। और ये सुन, वहाँ भाई ही नहीं सब मिल गए। मतलब पूर्वी दी अंकल और आंटी भी? क्या बात कर रही है? हाँ फिर क्या हुआ? रूही ने उसे सारी बात बता दी। क्या तूने ये झूठ बोल दिया कि तूने भाई से शादी कर ली? मैं तो सोच भी नहीं सकती तू ऐसा भी कुछ कर सकती है। नहीं तू ही बता कि और क्या ही कहती या करती। सच कैसे बताती उन्हें मैं? उस समय मुझे यही सही लगा। चल तेरा तो समझ भी आया, तू हालात से बचने के लिए कह भी गई, पर भैया उन्होंने कुछ नहीं कहा क्या? चुपचाप मान ली तेरी बात। भाई छोटी बात थोड़ी ही है शादी की बात। हाँ उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर बाद में मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। पर मैं भी कहाँ कम हूँ, दे दी ईसा के नाम की धमकी। क्या ईसा के नाम की धमकी? बेटा उनका नाम सुनकर तूफान तो शांत होना ही था, टीना ने हंसते हुए कहा। हाँ और करती भी क्या, जब देखो खुले सांड की तरह लड़ने के मूड बनाकर ही रहते हैं, जैसे मेरे लिए तो हमेशा। पता नहीं तू मेरे सीधे साधे भैया को बार बार खुला सांड क्यों कहती रहती है? कितने तो भोले हैं, बता अच्छे नहीं हैं? मैं कुछ भी कहूँ, वैसे हैं तो अच्छे वो, तभी तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। टीना पता है उन्होंने भैया को खून भी दिया, तभी उनकी जान बची। और मैं कितनी फुल हूँ, थैंक यू तक नहीं बोला उन्हें। अरे बाद में बोल देना, अब तू रेस्ट कर, जब तक मुझे यहाँ पास के मार्केट से काम है मैं करके आती हूँ, कहकर वो चली गई। और रूही भी कल हुई बातों को सोचते हुए थोड़ी ही देर में सो गई। रूही की शाम को जब आँख खुली तो वो नीचे आई। वो उसको नीचे हाल में ही शांत बैठा मिला। गायत्री जी ने रूही को देखकर कहा, लो आ गई तुम्हारी दोस्त।
इधर अभय भी सोकर उठने के बाद आंखें मलते हुए नीचे ही आ रहा था कि उसकी नज़र भी ईशान पर गई, तो उसका पैर अचानक ऊंचा नीचा पड़ने के कारण वो गिरने ही वाला था कि ईशान उसी की तरफ देखकर बोला, अरे चंदू जी ध्यान से, अभी गिर जाते आप। ऐसे कैसे, आप जैसे शुभ चिंतक के रहते कहाँ। दांत भींचते मुस्कुराते हुए वो ईशान से बोला और बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, अब ये जमूरा यहाँ क्या कर रहा है। ईशान तभी उठा और रूही के गले आ लगा। अभय ने जब ये देखा तो उसका मुंह देखने लायक था, और इस मौके का फ़ायदा हमारा ऋषभ कैसे ना उठाता। उसने पीछे से आकर पहले ईशांत को रूही से गले लगे पाया, उसके बाद उसने अभय का चेहरा देखा जिसका पूरी तरह से रंग उड़ा रखा था। वो अभय के बगल में खड़े होकर उसके कंधे को अपने कंधे से हिलाता हुआ बोला, भाई क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा रूही जी को ऐसे किसी और के गले लगे देखना। अभय की नज़र अभी उन दोनों पर ही थी। ऋषभ फिर बोला, क्या हुआ, जलन हो रही है। अभय का ध्यान अब उसकी बातों पर गया तो उसने उसको चपत मार कर कहा, मुझे क्यों होगी जलन, पागल है वैसे भी वो उसका बंदा है। ये आपसे किसने कहा वो उसका बंदा है। उसने कहा क्या ऐसा। उसके कहने की ज़रूरत नहीं, तुझे दिखाई नहीं देता, देख कैसे गले लगा है आकर, कहकर वो उनकी तरफ बढ़ा। ऋषभ ने खुद से कहा, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, ये तो नॉर्मल हग है, आजकल तो कोई भी कर लेता है। फिर इनको ऐसा क्यों लगा, इसका मतलब कुछ तो कीड़ा है इनके दिमाग में, तभी इतना सोच रहे हैं। चल ऋषु, उस कीड़े का इलाज तुझे ही तो करना है, कहकर ऋषभ भी मुस्कुराता हुआ अभय के पास सोफे पर जा बैठा। ईशांत ने रूही को गले से लगाते हुए कहा, कांग्रेट्स रूही। रूही ने उससे अलग होते हुए कहा, कांग्रेट्स किस बात की। लगता है तुमने फेसबुक पर मेरी पोस्ट नहीं देखी, ज़रा देखो तो अपने आप पता चल जाएगा। रुको देखती हूँ, कहकर उसने अपने फ़ोन में अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन की तो सामने ईशांत की पोस्ट नज़र आ रही थी, और उसे देखते ही वो बोली, ये तो मैं कल जहाँ गई थी वहाँ के लोगों के साथ मेरी फ़ोटोज़ है, पर तुमने ये यहाँ क्यों डाली। तुम ना पागल ही रहोगी, फ़ोटो के ऊपर देखो क्या लिखा है। रूही ने जब वहाँ नज़र डाली तो उछलते हुए बोली, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हाँ रूही, हमें फाइनली अपने दम पर पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यू कांट इमेजिन, मैं कितना खुश हूँ, पता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। उसके कंधे को पकड़ते हुए ईशांत बोला, थैंक यू वेरी मच। रूही बोली, इसमें थैंक यू कैसा, तुम्हारी भी तो मेहनत है ना। हाँ बट अगर तुम कल वहाँ नहीं जाती तो शायद ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता ही नहीं, तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। मैं तो बस गई ही थी, पर सारा काम तो तुमने ही किया। अभय अब तक एक दूसरे को क्रेडिट देने की बातें सुनकर इरिटेट हो चुका था, तो उसने एकदम से कहा, और मैं जो इसको लेकर गया था वो कुछ नहीं। रूही ने उसकी तरफ देखा जो उसे देख रहा था। अच्छा तो क्या किया जाए इतना बड़ा आपका एहसान उतारने के लिए, रूही बोली। ईशांत ने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आज घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है तो उसके लिए ही बुलाने आया था, तो अभय तुम भी आ जाना रूही के साथ। तभी ऋषभ ने कहा, भाई ही क्यों, मैं और टीना भी आएंगे, क्यों चलेगा ना ईशांत। ईशांत ने रूही की तरफ देखकर इशारा करके पूछा, ये कौन है। रूही ने कहा, ये अभय जी के कजिन हैं। ओह हाँ ऑफ कोर्स, यू मे आल्सो ज्वाइन। अभय ने ऋषभ से कहा, तू कैसे जाएगा, तू तो आज वापस जा रहा था ना। हाँ तो जा रहा था, पर आप तो जानते हैं मैं पार्टी कभी मिस नहीं करता, और वो वहाँ ऐसे भी कुछ खास काम नहीं है, तो कुछ टाइम और बिता लूँ यहाँ। अभी ने उसको घूरा। ईशांत ने गायत्री के पास आकर कहा, आप सब तो आएंगे ही, साथ में अंकल आंटी आपको भी आना है। वैसे आंटी जी अंकल कहाँ हैं, दिखे नहीं। वो तो बेटा आउट ऑफ स्टेशन के लिए निकले थे, तुम आए थे और वो गए हैं। ओह तो आप आ रही हैं ना। नहीं बेटा मैं भी नहीं आ पाऊँगी, हाँ हमारी जगह अभय आएगा, है ना चंदू। अभय ने कहा, मुझे किसी भी पार्टी में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर वो बाहर चला गया। तभी ऋषभ ने कहा, कोई नहीं ईशांत, हम आएंगे ना। ईशांत ने मुस्कुरा कर कहा, शाम को ऋषभ और टीना रेडी होकर बाहर हॉल में रूही का वेट कर रहे थे। अभय भी वहीं बैठा था। रूही जैसे ही बाहर आई तभी टीना ने देखते ही कहा, क्या बात है, आज तो तू बिल्कुल कहर ढा रही है। अभय का ध्यान फ़ोन में था। उसने टीना के कहने पर एक नज़र रूही पर डाली। उसकी नज़र तो बस उस पर ही रुक गई, और रुकती भी क्यों ना, रूही लग भी तो बहुत प्यारी थी। उसने पिंक कलर का बहुत प्यारा प्लाजो सूट पहन रखा था, कान में छोटे छोटे झुमके, और कई दिनों बाद आज उसने अपने बाल खुले कर रखे थे। अभय तो हमारा अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। ऋषभ ने जब एकटक रूही को देखते पाया तो उसे कोहनी मारी और बोला, क्या क्या, कुछ भी तो नहीं।
तो क्या, मैं उसको थोड़ी ना, उसके पीछे से जो मम्मी आ रही हैं उन्हें देख रहा था और उसने अपनी नज़र फिर से फ़ोन पर घुमा ली। टीना ने कहा, भैया आप नहीं चल रहे? अभय कुछ कहता उससे पहले ही घर की डोरबेल बजी। टीना ने कहा, मैं देखती हूँ, कहकर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने देखते ही कहा, तुम? सबकी नज़रें दरवाजे पर ही थी। जब अभय ने अंदर आती हुई ईसा को देखा तो उसकी तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ईसा सीधा अभय के गले आ लगी और उसे जकड़ते हुए बोली, बेबी आई मिस यू अलॉट। ऋषभ ने कहा, आ गई बला। रूही ने जब ईसा को देखा तो मन ही मन कहा, इसको कैसे पता चला ये यहाँ है। फिर उसको याद आया, उसने ही तो कॉल करके अभय के बारे में बताया था उसे। ओह, तू भी ना फ्लो में क्या कर गई, अब भुगत इस आफत की बुढ़िया को। ईसा का आते ही यूं गले लगना वहां मौजूद किसी को पसंद नहीं आया। अभय ने उसको खुद से अलग करते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ, वाट आर यू डूइंग? वाट बेबी, इट्स टू नॉर्मल, वाई आर यू स्क्रेइंग मी? ईसा बोली। वाट इज दिस बेबी, आई एम नॉट योर बेबी, डोंट कॉल मी अगेन लाइक दिस, वी जस्ट ब्रोकेड अप, यू नो न, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। अभय बोला, ये तुम मानते हो पर मैं नहीं बेबी। गायत्री जी जो अब चुप्पी साधे सब देख रही थी वो बोली, क्या गिटपिट लगा रखी है चंदू, कौन है ये बच्ची? माँ ये ऋषभ की दोस्त है। ऋषभ की? पर ये तो तेरे, बोलना ऋषभ, ये तेरी ही दोस्त है ना? ऋषभ असमंजस में बोला, क्या ये मेरी दोस्त है? हाँ हाँ मामी, ये मेरी ही दोस्त है। ईसा अब तक समझ चुकी थी कि ये अभय की मम्मी है तो वो आगे बढ़कर उनके पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, गायत्री जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा हम लड़कियों से पैर नहीं छुआते। ओह अच्छा बेटा तुम बैठो, इनके साथ मुझे लेट हो रहा है, अभय गिन्नी के यहाँ जागरण है, पहले ही देर हो गई है, अब निकलना पड़ेगा। रिसू अपने दोस्त का ध्यान रखना, चाय नाश्ता करवा कर ही भेजना। बिल्कुल मामी, हम देख लेंगे, आप जाइए आराम से। गायत्री जी के जाने के बाद ईसा की नज़र जब रूही पर गई वो उसकी तरफ आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू वेरी मच मुझे अभय के बारे में बताने के लिए। जब ऋषभ और टीना ने ये सुना तो दोनों ने एक साथ कहा, क्या क्या तुमने भैया के बारे में बताया? वहीं अभय ने भी उसे घूरा। तुम सबको देखकर लग रहा है कि कहीं जाने की तैयारी थी, ईसा बोली। हाँ हम पार्टी में जा रहे थे, ऋषभ ने जवाब दिया। और बेबी तुम? ऋषभ कहने ही वाला था कि वो नहीं जा रहा है पर उससे पहले ही अभय ने मौका देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं भी जा रहा हूँ, कहकर वो रूही के पास आया और उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास लाते हुए बोला, क्यों सोनिए चलें? रूही को उसके इस हरकत की उम्मीद नहीं थी, वो उसके मुंह की तरफ देखती ही रह गई। वहीं टीना और ऋषभ दोनों को देखकर मुस्कुरा उठे। अभय ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों जान, तुम मेरे बिना थोड़ी जाओगी? ईसा ने कहा, तुम इसके साथ क्यों जाओगे? अभय ने कहा, शायद तुम भूल गई, रूही और मैं दोनों रिलेशनशिप में हैं, कहकर उसने रूही की तरफ देखा जो उसे अचंभे से ही देख रही थी। तो अभय ने उसके बाल ठीक करने का बहाना करते हुए हाथ बालों में घुमाते हुए उसके कान के पास में अपने होठ ले जाकर सरगोशी करते हुए कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो मैं भी तुम्हारे घर वालों को सब सच बता दूंगा, देख लो जो तुमने कल शादी का झूठ। रूही ने एकदम से हामी भरी और अभय के हाथ पर दूसरा हाथ रखते हुए बोली, अब कोश जान, हम दोनों साथ ही तो जाएंगे। ईसा अंदर ही अंदर उन्हें देखकर जल भून रहे थे। अभय ने कहा, तो मैं भी बस यूं आया चेंज करके। अगले ही पल वो ऊपर चला गया और ठीक 5 मिनट बाद ब्लैक शर्ट और जीन्स पहने नीचे आया। ईसा उसकी तरफ बढ़ी लेकिन उससे पहले ही वो रूही की तरफ हो लिया और पूछने लगा, कैसा लग रहा हूँ रू डियर? जब रूही ने आज उसके मुंह से रू सुना तो उसे समीर की याद आ गई, वही तो सबसे पहले उसे इस नाम से बुलाता था। अभय की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। अरे जान, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, आखिर तुम्हारा फेवरेट कलर जो पहना है? रूही ने कहा, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक कब से? अभय ने उसे कोहनी मारी। हमेशा की तरह हैंडसम। तभी ईसा ने कहा, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? मैं घर पर क्या ही करूँगी अकेले? ऋषभ ने कहा, ठीक है चलो। टीना ने उसके पास आकर कहा, क्या ज़रूरत थी इसके साथ जाने के लिए हाँ करने की? भैया का क्या होगा अब? अरे वही तो, उन्हीं का तो सोचा है, मतलब यही तो देखना है। देख, तुझे ये रूही और भाई का ड्रामा और नहीं देखना क्या? भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या? तो क्या? अरे इसीलिए ही तो मैंने ईसा से हाँ की, और नहीं तो क्या। कहाँ देखने को मिलेगा ये सीन, इन दोनों की सिंजलिंग जलन? ओ माई गॉड। हाँ ये तो सही कहा, ऋषभ को ताली देते हुए टीना बोली। अभय ने जैसे ही पार्किंग से कार निकाली वैसे ही ईसा बिना कोई पल गवाए एकदम से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। अभय उसके साथ बैठना तो नहीं चाहता था पर अब कर भी क्या सकता था।
इसी वजह से पीछे वाली सीट पर ऋषभ, बीच में रूही और टीना बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। ईसा अपनी जीत पर खुश होते हुए सोचने लगी, सब अभय के पास बैठी ही हूँ तो ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ अभय को परेशान करने का। अभय एक हाथ से कार चला रहा था, दूसरा हाथ उसका ब्रेक पर था। ईसा ने उसके ब्रेक वाले हाथ पर अपना हाथ रखा। अभय ने अपने हाथ को खींचने की कोशिश की, पर टीना भी कहाँ कम थी। रूही की नज़र जब उसके हाथ पर गई तो धीरे से बड़बड़ाती हुई बोली, ये लड़की कोई मौका नहीं छोड़ेगी लाइन देने का। अभय ने दांत भींचते हुए इरिटेट होते हुए कहा, ईसा हाथ हटाओ। पर ईसा कहाँ सुनने वालों में से थी, तो वो मुस्कुराते हुए आगे देख रही थी। रूही का पारा बढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, जब वो कह रहे हैं हाथ हटाओ तो समझ नहीं आता। जैसे ही रूही ने ऊंची आवाज़ में कहा, सब उसकी तरफ देखने लगे। अभय ने मन में कहा, इसको क्या हुआ, हाथ तो मेरे हाथ पर रखा था, फिर ये क्यों चिल्लाई। ऋषभ समझ गया कि जैसे जलन अभय को ईशांत से होती है, वैसे ही रूही को ईसा से हो रही थी। वो पीछे से टीना के कंधे पर हाथ मारते हुए मुस्कुराने लगा। टीना ने तभी अपनी हंसी रोकते हुए रूही से धीरे से कहा, तुझे क्या हुआ। ईसा ने भी तिल मिलाते हुए कहा, हाँ क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों चिल्लाई, हाथ तो अभय का था ना, फिर तुम। रूही ने कहा, मैं, हाँ मैं क्यों, हाँ क्यों, क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं। व्हाट बॉयफ्रेंड। हाँ बॉयफ्रेंड, और तुम उनकी एक्स हो। अब तुम ये हक खो चुकी हो, समझी। आइंदा हाथ क्या उंगली भी मत लगाना, वरना भूल गई हो तो याद दिला दो कि फ़ोन क्या क्या हाल किया था, कहीं तुम्हारा भी ऐसा वैसा कुछ। समझी। यह सुनकर ना सिर्फ ईसा बल्कि सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। अभय ने तो गाड़ी भी साइड में रोक दी थी। रूही सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए सोचने लगी, मुझे क्या हुआ जो मैंने ऐसे रिएक्ट किया। और वहीं अभय ने जब रूही के मुंह से बॉयफ्रेंड सुना तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। गाड़ी क्यों रोक दी, हम नहीं जाना क्या। अभय की तरफ देखते हुए रूही ने बात बदलने की कोशिश की। अभय गाड़ी चलाने लगा। पीछे बैठे ऋषभ ने खुद से कहा, सूखा सूखा मज़ा सा नहीं आ रहा है, चलो अब कुछ मज़ा लिया जाए। सोचकर उसने रूही की तरफ अपना फ़ोन किया और एक ईयरफोन का ईयरबड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, रूही तुमने ये वीडियो देखी है। रूही ने ईयरबड कान में लगा लिया और देखने के बाद बोली, नहीं। फिर क्या था, दोनों उस फनी वीडियो को देखकर जोरों से हंसने लगे। टीना और ईसा अपने फ़ोन में बिजी थे और हमारे ऋषभ का ध्यान फ़ोन पर चल रही वीडियो पर कम, अभय के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन पर ज़्यादा था। अभय ने जब दोनों को एक साथ हंसते देखा तो उसको कुछ क्या बहुत कुछ होने लगा। उसको पता नहीं क्यों ऋषभ के साथ रूही का यूं फ़ोन में वीडियो देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एकदम से फिर से कार में ब्रेक लगाए। ऋषभ अनजान बनते हुए कहने लगा, अरे अब कार क्यों रोक दी आपने। अभय ने एकदम से बहाना लगाते हुए कहा, वो बेटा क्या है ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो तू एक काम कर, आगे आजा और गाड़ी चला, मैं पीछे जाता हूँ। ऋषभ ने कहा, क्या भाई आप भी ना, इतनी अच्छी वीडियो चल रही है और आप मुझे आगे बुला रहे हैं। अभय उतरा और कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, तू उतर रहा है या ज़बरदस्ती उतारूं। अरे भाई उतर रहा हूँ ना, कहता हुआ ऋषभ मुस्कुराते हुए आगे आकर बैठ गया। अभय पीछे आकर रूही के बगल में बैठ गया। गाड़ी कुछ देर बाद ईशांत के घर के बाहर आकर रुकी। सब बाहर उतरे और अंदर गए। अंदर ईशांत सामने ही मिल गया। रूही को देखकर वो तुरंत आ गया और बोला, तुम सब आए, अच्छा लगा, सो एंजॉय द पार्टी। बोलकर वो रूही के पास आया और बोला, रूही क्या बात है, आज तो तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। मतलब देखो गलत मत समझना, पर आज रोज़ से कहीं ज़्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ऐसे ही बातें करते हुए वो सब अंदर आए। रूही जैसे ही अंदर आए उसके एकदम से सामने देखकर होश उड़ गए। टीना ने रूही को देखा और बोली, तुझे क्या हुआ, ये कदम क्यों रुक गए। रूही जहाँ देख रही थी कि टीना की भी नज़र उधर गई। टीना ने देखा तो उसके हाव भाव भी एकदम से बदल गए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अभय और ऋषभ ने भी जब उस तरफ देखा तो कहा, ये तो रूही के जीजा जी हैं ना, ये यहाँ कैसे। अब तक समीर की नज़रें भी इनसे मिल चुकी थी। वो रूही को देखते ही उसकी तरफ बढ़ गया। रूही की सांसें अटक गई थी। रूही ने सामने खड़े समीर को देखते ही कहा, आप यहाँ। ईशांत ने कहा, क्या तुम इनको जानती हो, पर कैसे। समीर ने रूही के जवाब देने से पहले ही बोल दिया, क्यों नहीं जानेंगी, ये मेरी साली साहिबा हैं। ओह दैट्स वेरी गुड। मेरी लाइफ के दो इम्पॉर्टेंट पर्सन एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और मुझे ही नहीं पता, ईशांत बोला। रूही अभी भी गुमसुम सी खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
जिस डर से वो भाग रही थी वो दोबारा उसके सामने आ खड़ा था। ईशांत ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे रूही, तुम्हारे जीजू तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऋषभ ने ईशांत से कहा, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है भाई, खाने का जुगाड़ कहाँ है? थोड़ी देर में खाना नहीं मिला ना तो मर जाऊंगा मैं बाई गॉड। ईशांत ने हंसते हुए कहा, ओह ये नहीं होने देंगे हम, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? और कहाँ? यहाँ से राइट। ऋषभ ने कहा, चल भाई कुछ खा लेते हैं। अभय ने भी रूही को अपने जीजू के साथ अकेले में छोड़ना ही ठीक समझा। ईसा भी उनके साथ चली गई। टीना जाना तो नहीं चाहती थी पर कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो भी चली गई। समीर ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे एक साइड में लेकर आ गया। रूही ने कहा, जीजू हाथ छोड़ो मेरा। कितनी बार कहा है मैंने, जीजू नहीं समीर हूँ मैं, रूह वही पुराना समीर। कहते हुए उसने रूही के चेहरे पर हाथ रखा। ऋषभ और अभय खाना खा रहे थे पर टीना की शक्ल पर टेंशन थी कि रूही अपने जीजू के साथ है, ये सोच सोच कर। अभय ने कहा, तुझे क्या हुआ? वो भैया रूही। क्या हुआ रूही को? कुछ नहीं बोल कर वह उनके साथ बैठ गई। ईसा अभय की बगल वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। अभय वहाँ से उठा तो वो भी उसके पीछे पीछे उसकी वाली टेबल पर आकर दोबारा बैठ गई। ईसा, बिहेव योरसेल्फ। अरे बेबी गुस्सा क्यों हो रहे हो, लो ये खाओ ना, कितनी टेस्टी है ये। लेकर वो ज़बरदस्ती अभय को खिलाने लगी। अभय इसके लिए तैयार नहीं था और इसी हड़बड़ी में रसमलाई उसकी शर्ट पर गिर गई। अभय आग बबूला होते हुए बोला, कहा था ना बिहेव योरसेल्फ, पड़ गई कलेजे को ठंडक, अब तो खुश हो तुम। पर मैं तो बस। जस्ट शट अप एंड डोंट टॉक टू मी, कहते हुए नैपकिन से शर्ट को साफ करता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। ईसा अभय के पीछे पीछे आई। वैसे भी वो बाज आने वालों में से कहाँ थी, वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। इधर समीर ने रूही को एकदम से गले लगा लिया। रूही खुद को समीर की पकड़ से छुड़ाकर वहाँ से भागना चाह रही थी पर समीर ने उतना कसकर पकड़ रखा था कि उसकी हर कोशिश नाकाम थी। इधर जैसे ही अभय बाहर आया उसकी नज़र समीर और रूही पर गई। उसको कुछ अजीब सा लगा। पीछे से ईसा ने भी देखा तो बोली, अरे ये तो रूही। अभय तीखी नज़रों से ईसा को घूरने लगा। वो अपनी आवाज़ धीरे करते हुए बोली, आई मीन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, पर ये अपने जीजू के ऐसे गले लग रखी है जैसे उनकी वाइफ ही हो। अभय के माथे पर बनते बिगड़ते हुए लकीरों को पड़ते देखकर वो फिर से बोली, ओ मैं तो भूल गई थी, साली आधी घरवाली तो होती ही है। अभय ने सुना तो उसको बुरा लगा। अभय वहाँ से आगे बढ़ गया। ईसा भी इसके पीछे हो ली। रूही ने अभय को नहीं देखा था क्योंकि उसकी पीठ थी, पर समीर ने देख लिया था। लेकिन उसने फिर भी रूही को नहीं छोड़ा क्योंकि उसको दुनिया की कहाँ परवाह थी आज। जो सुकून आज रूही को सही सलामत देखकर उसे मिला, वो देखने के लिए वो कितना तरसा था। जैसे ही समीर की पकड़ कम हुई, रूही ने थोड़ी हिम्मत की और एकदम से समीर को धक्का देते हुए खुद से दूर किया और बोली, जीजू बस। क्या बस रूह, तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें, और कहाँ चली गई थी ऐसे अचानक, कहाँ कहीं नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने। जीजू आपसे कितनी बार कहूँ, अब सब बदल गया है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते आप? क्या बदल गया है रूह? कुछ भी नहीं बदला। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर बयान नहीं करना ना। तुम्हें पता है अगर ईशांत वो पोस्ट नहीं डालता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ हो। रूही को याद आया ईशांत ने अपनी फेसबुक पर रूही की फ़ोटो अपलोड की थी। उसने खुद से कहा, रूही तूने ये क्यों होने दिया? काश तू उसी टाइम उस फ़ोटो को डिलीट करवा देती तो जीजू को पता ही नहीं चलता कि मैं यहाँ हूँ। ये आपकी खुद की बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं करती मैं आपसे प्यार, भगवान के लिए पीछा छोड़ दो मेरा आप। समीर अब कुछ कहता उससे पहले ही टीना ने एकदम से आकर कहा, रूही। समीर ने टीना की तरफ देखा तो वो रूही से बोली, वो चलो ना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो। रूही भी वहाँ से निकलना चाहती ही थी। हाँ टीना कहकर रूही टीना के साथ वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही समीर ने कहा, कोई नहीं रूही, अब मिल गई हो ना तो इस बार अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इधर अभय अपनी शर्ट साफ करने जैसे ही वॉशरूम में गया, ईसा भी पीछे पीछे आ गई। अभय को रूही को देखकर वैसे ही मूड खराब था, ऊपर से ईसा का इरिटेट करना, ये सब ने उसे और गुस्सा दिला दिया। उसने कहा, ईसा दिमाग है या नहीं, कहीं बेच आई हो क्या? देखा नहीं ये बॉयज़ वॉशरूम है, बाहर जाओ यहाँ से। अभय की आवाज़ बहुत तेज़ थी। इधर ईसा ने पहली बार अभय का ये रूप देखा था। वो डर गई और वहाँ से तुरंत आ गई। रूही ने आकर चैन की सांस ली और बोली, यार टीना तूने इस बार तो बचा लिया, पर आगे अब कैसे? मैं इनके चक्कर में सब छोड़ कर आई थी पर वो यहाँ भी।
टीना ने सोचते हुए कहा, पर वो यहाँ कैसे आए? आई मीन वो ईशांत को कैसे जानते हैं? तभी ईशांत ने वहाँ आकर कहा, तुम दोनों खाली हाथ? कहकर ईशांत ने वेटर को रोका और 2 सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर कहा, लो पियो ना। रूही ने गिलास लेते हुए कहा, ईशांत तुम मेरे जीजी को कैसे जानते हो? अरे वो मेरे कजिन है, मतलब वो मेरे मामा के लड़के हैं। रूही ने जब सुना तो अपनी किस्मत को कोसने लगी, मेरी किस्मत ही खराब है, पास से कितना भागो आंखों के सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। अभय वॉशरूम से अपनी शर्ट साफ करके आया तो ऋषभ ने कहा, भाई कहाँ चले गए थे? इतनी देर से ढूंढ रहा था मैं आपको। वो बस मैं। क्यों भाई, किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। अच्छा सच में? और तू आज ऐसे खाली कैसे हैं? आई मीन तू तो हर पार्टी में लड़की ताड़ता है ना, तो आज कोई मिली नहीं जो भाई की याद आ रही थी? ऋषभ को यह बहाना मिल गया अभय को छेड़ने का। उसने एकदम से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई जब रूही जी साथ हैं तो और किसी लड़की की क्या ज़रूरत? अभय ने सुना तो आंखें तरेर कर कहा, कितनी बार कहा है तेरे टाइप की नहीं है वो, दूर रह तू उससे। तो भाई किसके टाइप की है? आपके है क्या? बोलो, तेरा दिमाग खराब है, चल अंदर। अभय जैसे ही अंदर आया, ईशांत रूही के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहा था। अभय ने खुद से कहा, ये लड़की किसी को नहीं छोड़ती, सबके साथ शुरू हो जाती है। ईशांत ने रूही का हाथ पकड़ा और माइक लेते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप तो जानते हैं ये पार्टी मैंने क्यों रखी है, क्योंकि हमारी डील फिक्स हुई है। ऑल क्रेडिट गोज टू माई पार्टनर रूही। सबने ज़ोरदार ताली बजाई। लेकिन इस पार्टी के पीछे एक और सच है। सबने कहा, क्या? ऋषभ ने अभय की तरफ देखते हुए कहा, भाई क्या हो सकता है? जैसे इसने रूही का हाथ पकड़ रखा है, कहीं ये रूही को सबके सामने अपनी फ्रेंड से लाइफ पार्टनर तो घोषित नहीं करने वाला? जब अभय ने सुना तो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। उसको समझ नहीं आ रहा था उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है, और मन ही मन में वो भगवान से दुआ कर रहा था, कुछ भी हो बस ये ना हो। ईशांत ने कहा, आज मैं आपको अपने नए बिजनेस पार्टनर से मिलवाने वाला हूँ जो हमारी इस डील में हेल्प करेंगे। तो वो हैं मेरे समीर भैया। रूही ने ये सुना तो हैरान रह गई। इधर अभय को तसल्ली मिली कि बात कुछ और ही थी। समीर रूही की बगल में आया, सबने फिर से ताली बजाई। ईशांत ने समीर को माइक दे दिया। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि ईशांत ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसके साथ काम कर पाऊँ। ऊपर से ईशांत मेरा छोटा भाई है और उसके साथ काम करने वाली रूही मेरी साली साहिबा। इन लोगों के साथ काम करने का अलग ही एक्सपीरियंस होगा। कहते हुए उसने रूही को मुस्कुराते हुए कहा, है ना रूही? रूही बेचारी कर भी क्या सकती थी, उसके लिए आज का दिन मुश्किलों पर मुश्किलें ला रहा था जो उसकी ज़िंदगी तो तहस नहस कर देगी। पार्टी खत्म होने के बाद धीरे धीरे सब निकलने लगे। रूही जैसे ही बाहर आई, समीर ने कहा, रूही तुम यहाँ कहाँ रहती हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। रूही ने एकदम से कहा, नहीं नहीं, मैं। उसकी तो आवाज़ इस समय मानो हलक में ही अटक गई। अभय ने जब उसे ऐसे हकलाते देखा तो कहा, ये क्या बताएगी आपको? मैं बताता हूँ ना, ये तो मेरे साथ ही रहती है। क्यों चुप क्यों हो रूही? बता दो अपने जीजा जी को। क्या कहा तुम्हारे साथ? समीर ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। टीना ने कहा, अरे भाई का मतलब था वो हमारे साथ है, आप इसकी टेंशन छोड़ो, ये हमारे साथ जाएगी। समीर ने आंखें दिखाते हुए रूही से पूछा, रूह क्या घर वालों को पता है कि तुम उनके साथ इनके घर में रहती हो? रूह जवाब दो। रूह कह दो इन्हें कि घर वालों को भी पता है तुम्हारे हमारे साथ यहाँ रहने के बारे में। सबको अपनी तरफ देखता पाकर समीर ने अभी बहस न करने का ही सोचा। वो बोला, घर पर अगर पता है तो ठीक है, वैसे मैं अभी होटल की तरफ जा रहा था तो सोचा था कि तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ ये सब अब हैं ही, कोई नहीं तो ठीक है, अब तो मिलना होता ही रहेगा। उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और वहाँ से भारी कदमों से चलने लगा। तभी ईसा समीर के पीछे पीछे चल दी और उसके कदमों से कदम मिलाते हुए हाँफते हुए पूछने लगी, आप होटल की तरफ? आई मीन कौन से होटल में रुके हैं आप? ओरिएंट होटल। ग्रेट, व्हाट्स ग्रेट इन दिस? अरे मैं भी तो वहीं रुकी हूँ ना, तो क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? समीर अभी भी अभय के रूही के साथ रुकने की जो बात कही थी वो उसी ख्यालों में ही था, इसलिए उसने ईसा का कोई जवाब नहीं दिया। ईसा ने उसका हाथ झटकते हुए पूछा, अरे बताइए ना। वो अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू दिस? स्टे अवे। ओ आई एम सो सॉरी। वो अभी आप रूही से होटल जाने की बात कर रहे थे ना? तो कुछ नहीं, आप क्या मुझे छोड़ देंगे? मैं भी ओरिएंट में ही ठहरी हूँ। सॉरी आई कांट। बट वाई? आप भी तो वहीं जा रहे हैं ना, रूही से तो कह रहे थे।
वेट, तुम रूही को कैसे जानती हो? वो, हाँ वो दोस्त है मेरी, पर कोई नहीं। नहीं छोड़ना चाहते आप तो मैं अपने आप चली जाऊंगी, कहकर वो वापस जाने लगी। एक मिनट, चलो आ जाओ, बैठो। कुछ देर बाद समीर गाड़ी चला रहा था। ईशा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछूं? अगर मना भी करूंगा तो कौन सा तुम चुप रहने वाली हो, बोलो। वैसे आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, पर कोई नहीं, मुझे तो पूछना है। आपको देखकर लगता तो कुछ ऐसा ही है कि आपका रूही के साथ कुछ ज़्यादा ही खास रिश्ता है ना? समीर ने कहा, हाँ है, खास से कुछ ज़्यादा ही है। फिर एकदम से बोला, हाँ हो भी क्यों ना, जीजू जो हूँ उसका। पर आपका और उसका, जीजू और साली से कुछ ज़्यादा ही है ना? सही कहा ना, क्योंकि आप जैसे उसके गले लग रखे थे वो कुछ और ही था। समीर ने कहा, ऐसे तो कुछ नहीं। अब आपको क्या लगता है मैं समझता नहीं, खैर कोई नहीं। इधर रूही, अभय, टीना, ऋषभ कार में बैठे थे। रूही बाहर की तरफ जाती हुई सूनी गलियों को बैठी देख रही थी। अभय को कुछ अजीब लगा समीर का रूही को यूं देखना, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी टीना ने रूही से पूछा, तू ठीक है ना? हाँ यार, मैं ठीक ही तो हूँ। उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आ रही थी। वो पूछना तो चाहता था, पर उसको ये भी पता था कि रूही कभी उसे कुछ बताएगी नहीं। सब घर पहुंचकर अंदर घुसते ही रूम्स की तरफ बढ़ने लगे कि तभी गायत्री जी ने पूछा, कितनी देर लगा दी तुम सब ने? कब से वेट कर रहे हूँ। हाँ सही है, इस बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आया एक बार भी। माँ वो देर हो गई, आप फिर से शुरू ना हो जाइए। आपको अब तक जागना नहीं था, तबीयत बिगड़ जाएगी। चलिए सो जाइए आप। ऋषभ और टीना कहने लगे, हाँ बहुत थक गए, हम चलते हैं सोने, बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। सब चले गए, पर रूही वहीं सोफे पर बैठ गई। अभय ने कहा, तुम्हें नहीं सोना क्या? तुम भी थक गई होगी, जाओ तुम भी सो जाओ। कहकर वो उठने लगी। तभी अभय ने कहा, रुको। रूही ने पलट कर देखा। तुम कुछ परेशान सी हो जब से उस पार्टी में गई हो तब से, बताओ कुछ बात है क्या? रूही ने अनजान बनते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। देखो तुम छुपाओ मत, बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। रूही ने खुद से कहा, नहीं इसमें आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते। क्या? कुछ नहीं? पक्का? फिर तुम उदास क्यों हो? रूही ने बात घुमाने के लिए कहा, वो भैया के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ, पता नहीं कैसे होंगे। तो तुम बात कर लो उनसे। कल करती हूँ, फिलहाल तो सो गए होंगे, चलो आप भी सो जाओ। कहकर अभय जाने लगा। तभी रूही ने कहा, मुझे आपसे। अभय ने पूछा, क्या? वो आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। आपने कल मेरी बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अभय को रूही का इतने प्यार से थैंक यू कहना अच्छा लगा। उसने स्माइल के साथ कहा, यू आर मोस्ट वेलकम। उसके बाद वो ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। अगले दिन टीना और ऋषभ जाने को रेडी हो गए, क्योंकि आज उन्हें वापस दिल्ली जाना था। टीना ने रूही की तरफ देखा जो अभी तक सो रही थी। टीना ने उसे उठाना सही नहीं समझा। उसने मन में कहा, इससे मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी, फ़िलहाल सो लो मेरी जान, टेक केयर, बाय, कहकर वो नीचे आ गई। ऋषभ ने अकेली आती टीना को देखकर कहा, रूही जी कहाँ हैं? वो सो रही है तो मैंने उठाया नहीं उसे। ठीक किया, वैसे भी कल बुझी सी थी वो। गायत्री जी ने कहा, चलें? अभय ने कहा, माँ आप कहाँ जा रही हो? वो, मुझे मिसेस वर्मा के यहाँ कुछ काम है, मैंने सोचा बच्चों के साथ चली जाऊँ, इनको स्टेशन को छोड़ दूँगी, फिर उनसे मिल लूँगी। पर माँ मैं चले जाता इनके साथ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया, पर सब चले जाएंगे तो मैं घर पर क्या करूँगा, पापा भी नहीं हैं। ऋषभ ने उसके पास आकर कहा, अकेले कहाँ हैं आप? रूही जी तो हैं आपके पास, उनका ध्यान रखना। और अभय उससे कुछ कहता उससे पहले गायत्री जी ने कहा, दोनों भाइयों में क्या खिचड़ी पक रही है? माँ ये आपका लाडला है ना, आजकल ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है इसका। आपकी तो बातें कभी ख़त्म नहीं होगी, पर ट्रेन ज़रूर मिस हो जाएगी, कहकर टीना ट्रॉली बैग का हैंडल ऋषभ के हाथ में पकड़ाते हुए बोलने लगे। ऋषभ और टीना अभय के गले लगे और फिर जल्द ही मिलने को बोलकर दोनों निकल गए। दोपहर के 2 बज गए, पर रूही अभी भी नीचे नहीं आई। अभय ने कहा, यह आज इसको क्या हुआ है जो ये नीचे ही नहीं आ रही है? एक बार जाकर देखूं, सोचकर वो रूम में गया तो उसने देखा रूही अपने रूम में सोई हुई बड़बड़ा रही थी। वो कुछ समझ नहीं पाया। पास जाकर जब उसने सुनने की कोशिश की, देखा तो वो पूरी तरह से पसीने में लथपथ बोल रही थी, सॉरी गलती हो गई, प्लीज़ आप दूर रहिए, प्लीज़ प्लीज़। अभय ने कहा, इसको क्या हुआ, कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही? उसे ऐसे बौखलाता देखकर अभय की धड़कनें भी ऊपर नीचे होने लगी। वो उसके सर पर हाथ रखकर सहला ही रहा था कि रूही ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाने लगी,
मैंने कहा ना दूर मतलब दूर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। कहते हुए वो खुद में ही सिमट गई और ज़ोरों से रोने लगी। अभय ऐसे देखकर उसको घबरा गया और कहने लगा, मैं दूर हूँ, देखो दूर हूँ, रिलैक्स रिलैक्स रूही, कोई तुम्हारे पास नहीं है। उसका इतना कहना ही था कि रूही वहीं बेहोश होकर निढाल हो गई। वो चिल्लाया, रूही रूही। रूही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभय की आवाज़ कांपने लगी थी। उसने एकदम से उसको अपनी बाहों में भरा और उसके गालों को थपथपाने लगा। रूही रूही कहता हुआ वो बेहाल हो गया, पर रूही की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो लड़खड़ाता सा रूही को गोद में लिए नीचे आया और राजू को आवाज़ लगाई। राजू जो कि घर का नौकर था, अभय को घबराते देखकर बोला, भैया क्या हुआ दीदी को? देखो ना राजू, ये कुछ बोल ही नहीं रही है। भैया ये लो पानी के छींटे मारो आप, शायद वो उठ जाएं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।